नमस्कार। आज हम देखेंगे एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के असामान्य मान, एबनॉर्मल वैल्यूज। हमने देखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख चुके हैं। वो हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी अपॉन पी से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये है रिलेटिव lowering of vapor pressure। वास्तव में अपेक्षित मान, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमने पाई से रिप्रेजेंट किया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट किया है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हमने डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये सॉल्यूशन के अंदर कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि जो कण है उनकी साइज कितनी है या उनकी नेचर कैसी है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी संख्या कितनी है। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनको हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा है, विधियां भी देखी हैं कि हम उनको एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो वैल्यूज है वो हमें जितनी हम सोच रहे हैं, जितनी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अनुरूप प्राप्त नहीं होती है। कम होती है या ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है? कई बार जब हम सॉल्यूट लेते हैं और उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है, उसका संघनन हो सकता है। डिसोसिएट जैसे मान लीजिए हमने NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो वो आयंस के अंदर टूट गया, और ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेशन के हिसाब से सोच रहे थे उससे ज़्यादा हो गए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ही डिसोसिएशन हो या 100% ही एसोसिएशन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में पार्टिकल्स की संख्या में अंतर आ जाता है। जैसे NaCl है तो अगर Na और Cl के अंदर टूट रहा है, 100% डिसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल्स की संख्या डबल हो जाएगी। और ऐसे ही जैसे एसिटिक एसिड है और हमने उसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया, एसोसिएशन हो गया, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलके एक पार्टिकल बना लिया। तो ऐसी स्थिति में अगर 100% एसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल्स की संख्या आधी ही रह गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू याद करेंगे एक्सपेरिमेंट की, वो अलग आएगी। इनकी जो वैल्यूज है वो अलग आएगी। तो ऐसी वैल्यूज कहलाती है एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एबनॉर्मल वैल्यूज आने का कारण है। अब वन हाफ ने इसके बारे में स्टडी की और एक फैक्टर दिया जिसको कहते हैं वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर ये जो वन हाफ फैक्टर है, ये इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। वन हाफ फैक्टर is equal to experimental value of colligative property upon calculated value of the property when the solution behave ideally। यानी जो वैल्यू हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे, और कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा हो, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इस टाइप की घटनाएं नहीं हो रही हो, तो फिर हम ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको हम नीचे लेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम जानते हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है जो एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इसलिए इसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसके स्थान पे हम एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव आइडियली, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इफ इट बिहेव आइडियली, मतलब उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन टाइप की घटनाएं ना हो रही हो। तो ये वाटा फैक्टर के बराबर है हम लिखते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो उसके अंदर सॉल्यूट ग्लूकोज यूरिया टाइप के हैं, ग्लूकोज और यूरिया जैसे इस तरह से हैं, तो फिर इसमें नया डिसोसिएशन होगा, नया एसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करें। तो ऐसी स्थिति में क्वांटा फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए डिसोसिएशन हो जाता है, नमक लिया हमने पानी के अंदर डिजोल्व किया, तो उस स्थिति में जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी संख्या बढ़ गई है, तो ऊपर संख्या बढ़ गई है, जो क्वांटा फैक्टर है उसका मान ग्रेटर देन 1 होगा ऐसी स्थिति के अंदर। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो रहा हो, जैसे एसिटिक एसिड हमने बेंजीन के अंदर लिया तो एसोसिएशन हो गया है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, आपस में संगठित हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर क्वांटा फैक्टर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगी, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट वो कम हो जाएंगे संख्या के अंदर, इसलिए आई जो क्वांटा फैक्टर है उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अब ये जो क्वांटा फैक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्वांटा फैक्टर ये क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो इनका रेशियो है वो क्वांटा फैक्टर के बराबर होगा। या हम दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इसी तरह से कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो रेशियो होगा वो क्वांटा फैक्टर के बराबर होगा। इसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसको हम ऐसे भी क्वांटा फैक्टर के बराबर इसको भी लिख सकते हैं, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्वांटा फैक्टर के बराबर लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम ये जो मोलर मास है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको क्वांटा फैक्टर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो क्वांटा फैक्टर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की घटनाएं हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं। देखिए डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स, मान लीजिए ये वाला सॉल्यूट हमने लिया है AXBY, जो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, इसमें X जो आयंस बनेंगे वो A के ऊपर चार्ज Y+ वाले आयंस बनेंगे, और Y जो आयंस बनेंगे वो B के बनेंगे जिसके ऊपर X- का चार्ज है। तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हमने जो ली है वो C है, और शुरुआत के अंदर तो ये तो आयंस होंगे नहीं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 0 है, और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 100 में से 80% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान 0.8 है। तो मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इनकी जो इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, देखिए इसकी होगी C1 माइनस अल्फा, इसकी होगी इक्विलिब्रियम पे CX अल्फा, और इसकी CY अल्फा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हम इनको जोड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे,
इक्विलिब्रियम पे ये हमें तीनों को जोड़ना होगा। तो हम देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं सी वन माइनस एल्फा प्लस सी एक्स एल्फा प्लस सी वाई एल्फा, इनका हम सम करते हैं तो सी को हम बाहर ले लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सी वन माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सी को हमने बाहर रखा हुआ है वन प्लस, अब ये इनके अंदर तीनों में अल्फा है इसलिए अल्फा को बाहर करें और कॉमन ले लें और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो क्वांटा फैक्टर है उसको हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो इक्विलिब्रियम पे आ रही है वैल्यू, ये हम ऊपर लिखेंगे और सी जो हमने स्टार्टिंग में ली है वो नीचे रखेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो क्वांटा फैक्टर है इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, क्वांटा फैक्टर की वैल्यू वन प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस वन के बराबर होगी, इस तरह से हमें प्राप्त होगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई माइनस वन, और हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लिखें तो कितनी आएगी x प्लस वाई माइनस वन, ये वैल्यू हमें आएगी प्राप्त होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, इस तरह से वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो ये तब है जब डिसोसिएट हो रहा है। अब देखिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जीरो यानी अल्फा की वैल्यू अगर आप जीरो रखें तो इसमें क्वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, देखिए अगर हम कहें कि इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर आप रखिए वैल्यू ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा तो क्वांटा फैक्टर की वैल्यू वन आएगी ऐसी स्थिति में। तो जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो वैल्यू वन आएगी। अब हम देखते हैं एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमने मान लीजिए एसिटिक एसिड लिया है बेंजीन के अंदर या बेंजोइक एसिड लिया है, तो जैसे एसिटिक एसिड आप लेंगे ये है ना एसिटिक एसिड, तो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में, किस तरह से जुड़ते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के। अब इसमें लगेगा जैसे एक ही मॉलिक्यूल हो, एक बड़ा बन गया ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक ही पार्टिकल हो। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको तो पार्टिकल्स की संख्या वो तो डिपेंड करती है पार्टिकल्स की संख्या पे केवल, तो अब ये जो पार्टिकल्स की संख्या है वो कम हो जाएगी ऐसी स्थिति में। अब हम देखिए जैसे A है सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और इसके N जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं इस तरह से। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए इसकी C है और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उसी स्थिति के अंदर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इसकी क्या कंसंट्रेशन क्या होगी C वन माइनस अल्फा, और जो संगुणित है उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी C अल्फा अपॉन N, यानी N जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ के एक बड़ा जो है पार्टिकल बना रहे हैं। अब देखिए आप द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे तो संगुणित हुए नहीं है, कुछ वैसे भी बचे हैं, तो इतने वैसे बचे इतने संगुणित होकर इतने पार्टिकल्स बन गए हैं नए। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कितने होंगे C1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन N
इतने होंगे। अब देखिए हम वन टॉप फैक्टर निकालेंगे तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये एक्चुअल संख्या हुई, एक्चुअल नंबर हुआ, और नीचे सी। अब सी से सी कैंसिल किया तो अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वन टॉप फैक्टर किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस, अब इसमें सी एक पहले आप कॉमन ले लीजिए फिर कैंसिल करेंगे, सी को पहले कॉमन लीजिए, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और अब इसको सी को सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे की ऐसे देखिएगा, नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसको जरा और सॉल्व करिए, 1 को इधर ले जाइए, इसमें भी अल्फा कॉमन ले सकते हैं, इसको पहले ले लें -1, ऐसे कर सकते हैं इसको, 1 को हम इधर ले आए और इन दोनों में हमने अल्फा कॉमन लिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे देखिए अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एन, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें बाकी चीजें पता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए एक ही बात ऐसे लिखते थे ऐसे लिखते, इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और वन टॉप फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर सकते हैं।